हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रैक एंड सेट। तो गाइस, हमने दो लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कर चुके हैं, हम पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 करने वाले हैं। हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में सीखी है। आज हम पार्ट 3 में जो भी चीजें बची है वो सीखने वाले हैं और चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। आपको हमने क्वेश्चंस भी दिए थे पिछले कुछ पार्ट्स में, गूगल फॉर्म्स वगैरह दिए थे, आप ट्राई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। उनके सॉल्यूशंस हम अगले लेक्चर में सभी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं। माई सेल्फ शुभराज, स्टडीइंग एट IIT खड़गपुर, परस्यूइंग BS इन केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था उसमें, ये एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था कि यार ऐसी कुछ हमारी डेनियल सेल होती है, इधर जिंक होता है, इधर कॉपर होता है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। ई सेल के बारे में पढ़ा था, डेल्टा जी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था, कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में पढ़ा था कि यार कंसंट्रेशन ऑफ अगर कैथोड इज ग्रेटर देन अगर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड है तो ये सेल क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ये चीज पढ़ी थी। फिर पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ा था। अपन ने फेराडेज लॉ के बारे में पढ़ा था कि कितना वेट पर्टिकुलर डिपॉजिट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो चार्ज्ड पास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टिविटी के, कंडक्टेंस के, कंडक्टिविटी के, सेल कांस्टेंट के, वो सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इसको किससे डिनोट करते थे, इससे, एट कंसंट्रेशन C। मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी और इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी। उन दोनों में हमने रिलेशन भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, कोलराउस लॉ वगैरह, उन सबके एप्लीकेशन वगैरह, उन पे क्वेश्चंस भी ट्राई करने वाले हैं, ताकि अपने को ये पता चले कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया था। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा C इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय कोई भी अपनी मोलरिटी वगैरह या फिर कंसंट्रेशन अपन ले सकते हैं। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय n। ठीक है, n को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा m इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय जो भी अपना n फैक्टर रहेगा इंटू कंसंट्रेशन। तो अपना ये क्या हो गया, लैम्डा m एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय। तो ये अपना रिलेशन किस में हो गया, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में। इस पर्टिकुलर चीज से हम ये चीज निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, तो अब हमने मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तो पढ़ लिया था। अब हम किसी भी चीज को अगर डाइल्यूट करते जाएंगे उसके आयन डिसोसिएट होते जाएंगे तो एक टाइम के बाद वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। तो अगर जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है ना, इसको मोलर कंडक्टिविटी ऐसे नोट से डिनोट करते हैं या फिर इससे डिनोट करते हैं इन्फिनिटी पे। यहाँ पे अपन वॉल्यूम को इन्फिनिटी कर देते हैं, इसको ही मतलब कंसंट्रेशन को 0 कर देते हैं। तो कोलराउस ने एक लॉ दिया था कि यार जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रहेगी किसी भी सोल्ट की, वो इज इक्वल टू किसके रहेगी, उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस। ये एक फॉर्मूला है, इसको हम समझते हैं कि क्या लिखा है। जैसे कि मेरे पास है NaCl, एक एग्जांपल लेते हैं NaCl। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl की जो मोलर कंडक्टिविटी रहेगी ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो इज इक्वल टू क्या रहेगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। ये रहेगी। ये बात क्लियर हुई, यही कोलराउस ने बोला था और यही इसका लॉ था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, मतलब ये हमें बस पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। उसको जब आयन में हम तोड़ देंगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी के इक्वली उसकी मोलर मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी रहेगी। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब इस पे एक हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ Na प्लस इन Cl माइनस आर गिवन बाय 50 एंड 76। ठीक है, यहाँ पे इसकी यूनिट ले रखी है। यूजिंग कोलराउस लॉ व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। वही हमने क्या निकाला था, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा, 50 प्लस
76। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 प्लस 76 क्या हो जाएगा 126, ये आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई, ये आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया। अपन एक और एग्जांपल समझते हैं कैसे निकालेंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, है ना, इससे और क्लैरिटी मिलेगी कि असल में क्या हो रहा है। अब देखो अपने पास कैल्शियम क्लोराइड है। अब कैल्शियम क्लोराइड कैसे टूटता है, ये अपने पास कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस। तो सिंपल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये 2 इंटू क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जब ये Cl टूटेगा ना तो Ca2 प्लस 1 बनेगा और 2 आयन किसके बनेंगे, Cl माइनस के, तो इसलिए ये 2 मल्टीप्लाई में होगा। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। अपने को CaCl2 का निकालना है, तो Ca2 प्लस का क्या है 120 प्लस 2 इंटू Cl माइनस का क्या दे रखा है 76 दे रखा है। इसका आंसर ये 120 प्लस 2 इंटू 76 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 270। ये इधर कैलकुलेशन होगी, ठीक है। आपका टाइम बचाने के लिए सिंपली कैलकुलेशन लिखा रखा है, बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है। एक और बात समझो यहाँ पे कि जो कोलरास लो है ना, उसमें मोलर कंडक्टिविटी के लिए तो ये है, अगर इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी होगी तो क्या होगा, जब जैसे कि जब इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं ना, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ClCl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस प्लस इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब हम इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं ना, तब यहाँ पे ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी अपना यहाँ पे ये आता है ना, इससे अपन मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जब हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे सिर्फ तभी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन बेसिकली हमने क्या सोचा है, हम कभी भी इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे ही नहीं, हम पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे और मोलर कंडक्टिविटी निकालने के बाद हमारा जो रिलेशन है इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का, उससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये बात क्लियर हुई। कोलरास लो क्लियर हुआ क्या होता है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लो, एक एप्लीकेशन क्या होगी कि एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, है ना, अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी मोलर अपने किसी भी कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी रहेगी डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही अपना क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। जैसे कि कोई भी अपने पास वीक बेस है CH3COOH है ना, तो ये कितने आयंस में टूटेगा, वही मतलब जो अल्फा है ना, इसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं। एक और चीज समझो, जैसे कि जब भी हम किसी चीज को, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल A, और A अपना बन जाता है क्या B प्लस C, ये जो A है ये B और C में टूट गया, तो हम पहले मानते हैं कि A की कंसंट्रेशन C थी, जब ये टूटा तो इसमें क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा, B क्या बन जाएगा अपना C अल्फा और C भी क्या हो जाएगा C अल्फा। तो अपन Q कैसे लिखते थे, वही लिखते हैं C अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक C अल्फा 2 C अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाय C माइनस C अल्फा, यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ये जो अपना है इसी हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है। अब जो मोलर कंडक्टिविटी है उससे हमने क्या निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, और अगर हमारे पास अल्फा आ गया तो उस अल्फा से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसकी दो एप्लीकेशन तो यही हो गई। ये पहली एप्लीकेशन क्या हो गई कि हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया, दूसरी एप्लीकेशन क्या हो गई कि हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लिया। ठीक है, सिंपल। बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, बस पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। ये ऐसे पर्टिकुलर निकाला गया है, पर आप फॉर्मूला भी याद रखोगे काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी आता है, फॉर्मूला बेस्ड आता है। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में क्या क्या चीजें क्या है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट पे ही है। अपने पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, कंसंट्रेशन अपने को क्या दे रखी है 0.1 दे रखी है ना। उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या दे रखी है 5 दे रखी है। वाइल इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो ये लैम्डा एम मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उसे क्या बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या दे रखी है अपने को 390 दे रखी है।
फॉर्मूलाज का यूज करना है, एक ये अपना फॉर्मूला हो गया और एक ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो सिंपली हमने को क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा क्या हो जाएगा अपना, लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट। लेमडा एम नॉट क्या हो गया अपना, यहाँ पे आ जाएगा अपना 5 डिवाइड बाय 390। ये अपनी मोलर कंडक्टिविटी हो गई, ये अपनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा क्या आ गया अपना, ये आ गया 5/390। के क्या हो जाएगा अपना, के हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। जो हमने ये वैल्यू निकाली उसको यहाँ पे लिख दो। सी क्या हो गया अपना 0.1, अल्फा क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर कर दिया, अल्फा जो यहाँ पे हमने निकाला था, डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर 1 माइनस अल्फा करोगे तो 0.9872 आएगा। ठीक है, बट इसमें 1 मतलब 1 माइनस अल्फा करोगे ना, 1 माइनस 0.01282 तो अपना जो आएगा वो होगा 0.9872। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। सॉल्व कर देंगे अपना के आ जाए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। एक तो इस फॉर्मूला से हमने अल्फा निकाल लिया और इस फॉर्मूला से हमने क्या निकाल लिया, के निकाल लिया। क्लियर हुआ? आगे की एप्लीकेशन देखें। ठीक है, तो एक और एप्लीकेशन क्या होती है कि जैसे कि यार कोई भी अपने पास सॉल्ट है, सॉल्यूशन है, एसिड है, बेस है, कुछ भी है, वो जब डिसोसिएट कर रहा है ना, अपन उसकी सोल्युबिलिटी पे अगर कमेंट करें, लेट्स से हम उसकी सोल्युबिलिटी पे अगर कमेंट करें तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। जो हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू कप्पा डिवाइड बाई एस। ये सोल्युबिलिटी होती है। ये जो एस है ना, ये सोल्युबिलिटी होती है। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एस आएगा। जब हम किसी भी कंसेंट्रेशन पे लिखेंगे तो एस की जगह क्या लिखेंगे, वो पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन लिखेंगे। तो इससे सिंपली अपन एस निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक और क्या होता है अपना सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और एस की पावर एक्स प्लस वाई। अब समझते हैं एक्स की पावर एक्स क्या है, वाई की पावर वाई क्या है, एस की पावर एक्स प्लस वाई क्या है, ये समझते हैं। मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे कि एक सॉल्ट ले लिया CaCl2। ठीक है, ये किस में टूटा अपना, Ca2 प्लस में और 2Cl माइनस में। तो ये जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, वो x होता है। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है ना, वो y होता है। इस केस में x की वैल्यू क्या है, 1 है। इस केस में y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसका KSP का फॉर्मूला क्या होगा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, s की पावर 2 प्लस 1 3। ये अपना क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसे बोलते हैं हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड तुम्हें पता होना चाहिए कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। पहले हम एस निकालेंगे। एस कैसे निकलेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से और कप्पा, इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो एस निकल जाएगा। एस निकालने के बाद अपन केएसपी इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। एक्स और वाई क्या है इसमें, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। क्या दे रखा है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी है फ्रॉम द कंडक्टिविटी फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ silver chloride AgCl is prepared. The limiting molar conductivity of Ag plus or Cl minus are these and these. ये limiting molar conductivity हो गई है ना। In the saturated solution the measured conductivity is ये कप्पा की वैल्यू अपने को दे रखा है 2 × 10⁻⁴. Assume the cell constant ठीक है, that the AgCl completely dissociates into Ag plus और Cl minus. कंप्लीटली डिसोसिएट क्यों बोला गया है, क्यों, क्योंकि हमें अज्यूम करना है कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम अज्यूम करते हैं कि वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो चुका है। ठीक है, तो यूजिंग द रिलेशन, ये अपना पर्टिकुलर जो रिलेशन था। अब समझते हैं कि ये रिलेशन कैसे आया, जो हमने आगे पढ़ा ना वही से रिलेट होकर आएगा। ठीक है, अपन समझते हैं आगे। Where S is the solubility in mole per determine the solubility S and solubility product KSP S²। ठीक, देखते हैं कि ये क्या है पर्टिकुलर चीज। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लेमडा नोट, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो निकालनी है। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, Ag प्लस की और Cl माइनस की जोड़ देंगे तो AgCl की आ जाएगी। क्या हो गया अपना 60 + 76। ये कोलरास लॉ से अपन ने निकाल लिया। 60 76 क्या हो गया अपना 136। ये किसका हो गया अपना AgCl का। AgCl का अपन ने निकाल लिया। उसके बाद अपने को क्या निकालना है, उसके बाद अपने को निकालना है रीअरेंजिंग द फॉर्मूला ऑफ सोल्युबिलिटी। अपन S की वैल्यू निकाल लेते हैं। S की वैल्यू क्या होती है, जो अपने को 136 आया ना, जो कि लैम्डा एम की है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। 136 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 1000 इंटू कप्पा डिवाइड बाय S। यहाँ से अपन S की वैल्यू निकाल लेंगे। S इज इक्वल, इसको अभी हटा, S इज इक्वल टू क्या होगा, S इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 1000 इंटू कप्पा बाय
136। यहाँ से एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या हो गई अपनी 1000 इंटू ये कप्पा की वैल्यू डिवाइड बाई 136, ये अपना क्या आ गया, एस आ गया। एजीसीएल के केस में, एजीसीएल के केस में देखते हैं कि एजीसीएल किस में टूटेगा अपना, एजी प्लस में और सीएल माइनस में। यहाँ पे इसका एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 1 है, तो एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और एस की पावर एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स 1 की पावर 1 1 हो जाएगा, वाई की पावर वाई 1 की पावर 1 1 हो जाएगा, एस की पावर एक्स प्लस वाई तो एस की पावर 2 हो जाएगी। तो एजीसीएल के केस में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपना, केएसपी क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, और यही दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपन ने सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लिया एस स्क्वायर करके, तो सिंपली अपना सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आ गया। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, ये कैसे आया। एक और चीज समझते हैं, इन दोनों को जोड़ के अपन ने क्या निकाला था, इन दोनों को जोड़ के अपन ने क्या निकाला था, इसको समझते हैं, आपको फॉर्मूला समझाना था ना, वो देखते हैं। इन दोनों को जोड़ के अपन ने क्या निकाला, लैम्डा एम नॉट इंटू एस डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू क्या था, कप्पा था। इसको थोड़ा सा सॉल्व वगैरह अपन करेंगे तो इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा जो हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें बस उसको कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया है कि ये लगा दो, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में गिवन नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है। इससे हमने क्या निकाला, ये हम कोलरास लॉ से भी सिंपली निकाल सकते हैं, वही लगाया बेसिकली, बस उसने डायरेक्टली लगा दिया है। बाकी उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, एस निकाल लिया, एस निकालने के लिए हमने उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, के एस पे निकाल लिया, सोल्यूबिलिटी एस और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी। ये बात क्लियर हुई। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने 3 एप्लीकेशन पढ़ी, एक अल्फा निकालना सीख लिया, एक हमने क्या निकालना, के ए है ना, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, एस निकालना सीख लिया, के एस पे निकालना सीख लिया। ठीक है, इनके फॉर्मूला है, कोलरास लॉ अपन ने पढ़ लिया है। कोलरास लॉ में अपन कैसे निकालते हैं कि किसी भी सोल्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, उसके पर्टिकुलर आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल, और उसमें मल्टीप्लाई अगर होगा तो स्टोइकियोमेट्रिक जितने भी मतलब आयंस रहे, क्लोरीन के 2 आयन है तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, वैसे से चीजें चलेगी। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम पढ़ते हैं डिपेंडेंस ऑफ डाइल्यूशन। क्या पढ़ते हैं हम, डिपेंडेंस ऑफ डाइल्यूशन। हमने अज्यूम किया कि जैसे कि ये है एक बीकर, बीकर ले लिया, इसमें कुछ तो भी हमने इतना वॉल्यूम ले लिया, और हम क्या ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं आयंस, इसमें हमने आयंस ले लिए कि यार पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, कैटायन है, एनायन है, जो भी ये आयंस ले लिए। जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपन वाटर ऐड करेंगे। तो हमने वाटर ऐड कर दिया, तो आयन क्या होंगे, आयन तो उतने ही रहेंगे, है ना। बाई चांस हमने कोई भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट ऐड कर दिया, है ना, इसको हमने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया तो आयन तो अपने 4 थे तो वो के वही रहेंगे, पर दूर दूर हो जाएंगे इस बार, है ना? जो आयंस रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, थोड़े बिखर जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो क्या होगा वो समझते हैं। जब ये दूर दूर हो गए तो अपने जो कप्पा है उसकी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ये समझते हैं। कप्पा होता क्या था, अपन फॉर्मूला से कैसे आए थे, अपन ने लिखा था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये जो 1 बाई रो था यही अपना क्या होता था, कप्पा होता था। और वो किसके लिए डिफाइन होता था, इस पर्टिकुलर चीज के लिए, कि अगर एल बाई ए के लिए क्या लेंथ मान लो 1 सेंटीमीटर है और अपना एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके लिए अपन क्या डिफाइन करते थे, अपनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, वो सारी चीजें हम डिफाइन करते थे। ये बात याद आ रही है, अपन ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए डिफाइन होती थी, पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए डिफाइन होती थी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, जब उसको डाइल्यूट कर देंगे, डाइल्यूट करने का मतलब क्या, उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे। जब हमने उसका पर्टिकुलर चीज का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उसके आयन क्या हो जाएंगे, आयंस क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। तो अगर आयंस दूर हो गए तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में उसके आयंस कम हो जाएंगे। तो अगर उसके आयंस कम हो गए तो कप्पा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो कप्पा की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये बात क्लियर हुई। एक और बात समझते हैं, अपनी कंसेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो कंसेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो एक और बात क्या समझ में आई, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा वो समझते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा डिवाइड बाय सी। अब अपना कप्पा घट रहा है और
कंसेंट्रेशन भी घट रही है, दोनों चीज घट रही है। तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा? अब जैसे कि जब ये कंसेंट्रेशन घट रही है तो इस हिसाब से तो ये बढ़ना चाहिए, कप्पा घट रहा है तो अगर ऊपर है डिनोमिनेटर में तो ये घटना चाहिए। तो अब ये बढ़ेगा या घटेगा वो समझते हैं। तो ये जो ये मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, ये बढ़ती है। क्यों बढ़ती है वो समझते हैं। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, वो पूरे सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है। जो पूरा सॉल्यूशन है ना, इसके लिए डिफाइन होती है। अब जब हमने इसमें और जो भी सॉल्यूशन वगैरह है वो ऐड कर दिया, तो हाँ ये हम मानते हैं कि आयन दूर दूर हो गए, नंबर ऑफ आयंस तो रहेंगे, पर जब हम ये डाइल्यूट करेंगे इसे तो इसके आयन से डिसोसिएट भी तो करेंगे कुछ। जो आयन से डिसोसिएट करे उसकी वजह से क्या हो जाएगी, अपनी मोलर कंडक्टिविटी जो रहेगी ये बढ़ जाएगी। लेकिन उतने भी डिसोसिएट नहीं करते हैं कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब या किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में उस पर जो पहले आयंस थे उससे ज्यादा हो जाए, उतने ज्यादा डिसोसिएट भी नहीं करते हैं, धीरे धीरे डिसोसिएट करते हैं लेकिन उतने ज्यादा भी नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होगा, ये जो मोलर कंडक्टिविटी ये अपनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए डिफाइन है, और जो अपना ये है मोलर कंडक्टिविटी ये पूरे सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है। ये डिफरेंस होता है। तो अपन जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे ये मतलब लैम्डा एमसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लैम्डा नहीं होता, मतलब मोलर कंडक्टिविटी का साइन है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जब हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने पे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अपना कप्पा घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घट जाएगी, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये अपनी डिपेंडेंस क्या हो गई, डाइल्यूशन की। और उससे ये तीनों चीज कैसे डिपेंड करती है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए। क्या क्या पढ़ लिया हमने, कोलरास लॉ पढ़ा, वो क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल इस आयन इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, अपना कोलरास लॉ पढ़ गया। उसकी अपन ने एप्लीकेशन देख ली, क्या क्या एप्लीकेशन देखी, अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड किया, ठीक है। और हमने क्या फाइंड किया, हमने सोल्युबिलिटी फाइंड किया, हमने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड किया। उसके बाद हमने क्या देखा, डिपेंडेंस ऑफ डाइल्यूशन देखा। थोड़े बहुत टॉपिक देखे, इतनी बातें क्लियर हुई। रिवाइज कर लेना, जो भी फॉर्मूला वगैरह बताया गया ना उनको रिवाइज कर लेना, उन्हीं से सिंपली क्वेश्चन बन जाएंगे। तुम्हें बस पता होना चाहिए फॉर्मूला में क्या क्या चीजें हैं। जो भी पूछा जाए अपने से, अपन क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, अपने से पूछा गया, मान लो बाई चांस उन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा, क्या हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आता है, कि हाँ भाई आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद उसमें जो जो चीजें प्रेजेंट है क्या वो क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन है तो डायरेक्ट नोट कर लो, अगर गिवन नहीं है तो क्या उस पर्टिकुलर चीज को हम किसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करोगे तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी अप्रोच से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बिल्कुल अब यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, ये सिंपली एनसीईआरटी की स्लाइड है, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं अपने पास, लीड अक्यूमुलेटर और एक और अपने पास फ्यूल सेल का है, कोरोजन का भी अपने सिलेबस में पर्टिकुलरली इंक्लूड है। इनमें क्या क्या याद रखना है वो चीज हम समझ लेते हैं। लीड अक्यूमुलेटर में क्या होता है, जो लीड की अपनी जो बैटरी होती है, चार्जेबल भी होती है, डिस्चार्जेबल भी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अपना एनोड रहेगा, कैथोड रहेगा। जो भी हमने पढ़ा है ना, जो सेल रिएक्शंस वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी थी कि यार एनोड पे कोई अपनी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे अपनी कोई रिएक्शन हो रही है। तो ये जो लीड अक्यूमुलेटर होता है ना, ये भी वही होता है, जो लीड की जो बैटरी होती है ना, ये भी सेम चीज होती है। इसमें भी एनोड पे कुछ रिएक्शंस होगी, कैथोड पे कुछ रिएक्शंस होगी। कौन सी रिएक्शंस होगी, तो सिंपली एनसीईआरटी की अपन ने वो जो पीडीएफ है वहां से उठा लिया है। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ये रिएक्शन होगी, जो अपना लेड है वो सल्फेट के साथ मिलके लेड सल्फेट बना लेगा, ठीक है। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, अपना लेड ऑक्साइड है वो पर्टिकुलर ये वाली रिएक्शन अपनी करेगा, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ये डिस्चार्जिंग की है, ये डिस्चार्जिंग की है। जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगी इसको उल्टा कर देंगे तो ये चार्जिंग के बन जाएगी। ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन विल बी रिवर्स, लिखा है ना। तो क्या होगा, लेड सल्फेट ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू लेड एंड लेड ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये सिंपली तुम बस जो ये है ना सेल रिएक्शन दे रखी है वो याद रखना। क्यों याद रखना है, रीजन क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या लेड अक्यूमुलेटर में लेड बैटरी जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे रिएक्टेंट साइड क्या होता है, कैथोड पे प्रोडक्ट साइड क्या होता है। तो सिंपली इन रिएक्शन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए ये चीज नॉर्मल थ्योरेटिकल है ना, थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन है थ्योरेटिकल है, एज इट इज याद रख लो। 2-3 रिएक्शन है ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अपने पास फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल में अपन एक साइड से अपन हाइड्रोजन देते हैं, इधर से ऑक्सीजन देते हैं, और क्या निकलता है,
वाटर निकलता है। ये एनोड हो गया इसका, ये कैथोड हो गया, बीच में एक्वस इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसकी रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे क्या होता है ऑक्सीजन H2O क्या बन गया हाइड्रोक्साइड आयन बन गया, एनोड पे क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन क्या बन गया H2O बन गया। टोटल रिएक्शन क्या हो गई, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कोरोजन, कोरोजन में भी सेम होता है। अपना क्या हुआ, यहाँ पे आयरन था, आयरन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, ये क्या बन गया आयरन 2+। अब जो आयरन 2+ है जब ऑक्सीजन में जाता है तो फिर से आयरन 3+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है, 2+ से क्या बन जाता है 3+, वो 3+ और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये भी सिमिलर रिएक्शन होती है, इसमें भी कैथोड पे एक रिएक्शन होगी, एनोड पे एक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, अपना आयरन क्या बन गया Fe2+ बन गया। ठीक है, कैथोड पे क्या हो गया ऑक्सीजन H+, इलेक्ट्रॉन वगैरह मिलकर अपना क्या H2O बन गया। ठीक है, द ओवरऑल रिएक्शन बिंग, ओवरऑल रिएक्शन अपन ने लिख ली और उससे अपना क्या ये पर्टिकुलर बन गया। तो इससे होता क्या है ना, जैसे कि आयरन पे ये रिएक्शन हो रही है, मान लो आयरन पे Fe पे रिएक्शन हो रही है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से कोरोजन होता है। आयरन के केस में उसे रस्टिंग कहते हैं, जो कोरोजन होता है ना आयरन के केस में उसे रस्टिंग कहते हैं। ई नोट वगैरह अगर याद रखना है तो रख लो, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है कि तुम ये जो पर्टिकुलर सेल रिएक्शन है वो तुम्हें याद रहनी चाहिए। सेल रिएक्शन अपने को किस किस की याद होनी चाहिए, अपने को लीड अक्यूमुलेटर की याद होनी चाहिए, अपने को फ्यूल सेल की याद होनी चाहिए और अपने को कोरोजन की याद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अपना गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है। जैसे कि अगर किसी चीज को अपन कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि आयरन को आपने देखा होगा कि हम पेंट वगैरह कर देते हैं, उससे उस पर रस्टिंग नहीं आती। जो खिड़कियां वगैरह होती है लोहे की उनको पेंट कर देते हैं, है ना, तो जंग वगैरह जो है वो नहीं लगती। तो गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन और स्टील। आयरन और स्टील को किससे कोट कर देंगे, विद प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक, जिंक से कोट कर देंगे। किस क्यों करेंगे, टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, तो जैसे कि अपना अपन कोरोजन हो रहा है, अब कोरोजन से बचेंगे कैसे, तो आयरन और स्टील के केस में कोरोजन से बचने के लिए हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं उस पे। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट तो तुम इजीली कर लोगे। मेन याद रखने वाली चीज बस ये है कि कोरोजन की तुम ये इक्वेशन याद रख लो, जो भी कैथोड पे सेल रिएक्शन क्या होगी वो सब। कोरोजन याद रख लिया, फ्यूल सेल याद रख लिया और लीड अक्यूमुलेटर याद रख लिया। बाकी सब फॉर्मूलाज तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर में इतना ही है, यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, लेक्चर में ही ट्राई कर लेते हैं। क्या है अपना, लेड एसिड बैटरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द डिस्चार्ज प्रोसेस इन लीड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी। ठीक, ये क्या अपना लेड अक्यूमुलेटर ही होता है, लेड अक्यूमुलेटर। ठीक है, समझते हैं कि जो अपने डिस्चार्ज की वो क्या है, तो देखते हैं अपनी स्लाइड में क्या है। स्लाइड में क्या लेड है, PbO2 है, क्या बन रहा है PbSO4, ये अपना डिस्चार्ज का है। ठीक है, लेड है, PbO2 है, क्या बन रहा है PbSO4, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसमें क्या है, लेड है H2SO4, Pb गलत हो गया, लेड O2 और H2O, Pb नहीं है, गलत हो गया, सिर्फ Pb है और PbO2 बन रहा है, गलत हो गया। ठीक है, सिंपल है, अपने को रिएक्शन पता थी, अपन ने पहला आंसर करेक्ट मार्क कर। आगे बढ़ते हैं, फ्यूल सेल का देख लेते हैं। इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शंस। क्या दे रखा है ऑप्शन में, एनोड पे क्या होगी और कैथोड पे क्या होगी। क्या दे रखा है अपने को, कैथोड पे क्या होगा ऑक्सीजन OH- बना लेगा, एनोड पे क्या होगा हाइड्रोजन H2O बना लेगा। कैथोड पे क्या होगा ऑक्सीजन OH- बना लेगा। कैथोड कहाँ है, ये ऑक्सीजन OH- बना लेगा, यहाँ पे H+ इधर है। ठीक है, अपना रिएक्शन देखो एक बार, रिएक्शन अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन 4 OH-, अगर हम इधर H+ जोड़ देंगे, इधर भी H+ जुड़ जाएगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, रिएक्शंस आपको बैलेंस करना आनी चाहिए, और इधर वाटर में जब 4 वाटर कन्वर्ट होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो वही रिएक्शन इधर कैथोड पे लिख रखिए, ये वही रिएक्शन इधर कैथोड पे लिख रखिए। एनोड पे क्या हाइड्रोजन बन रहा है और H+ छोड़ रहा है। क्या दे रखा है अपने को, हाइड्रोजन बन रहा है, H+ छोड़ रहा है। यहाँ पे H+ क्यों नहीं है, 4H+ मानो, 4OH- मानो, ये OH- से OH- यही रिएक्शन दे रखी होता। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये सिंपल अपना पहला आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब आप मैच करोगे तो वो
इनकरेक्ट रहेंगे। तो क्या अपने जो थ्योरेटिकल टॉपिक था, जो अपन ने लेड की बैटरी पढ़ी या अपन ने फ्यूल सेल पढ़ी, कोरोजन वगैरह से भी तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो उन पे डायरेक्ट जो रिएक्शंस है अपनी, जो अपनी सेल रिएक्शंस है, उनसे ही क्वेश्चन आए हैं। बाकी अपने कोलराज लो पढ़ा, उसके पहले मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी, उन सब में रिलेशन वगैरह अपन ने देख लिया था। उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस भी अपन ने देख ली। क्या क्या निकाला, अल्फा निकाला, के निकाला, एस निकाला और के एस पी निकाला। इन चारों को क्या कहते हैं, इनके नाम कमेंट में लिख देना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए। अब आपको आपने रिक्वेस्ट किया था हमसे कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम मिल रहे हैं चैप्टर से, तो इस चैप्टर से भी, इस पर्टिकुलर पार्ट से भी मैंने कुछ 8-10 क्वेश्चन आपके लिए दे रखे हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन हमने रख रखे हैं, इनको हम पीपीटी में ऐड कर देंगे। पीपीटी कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। ये पीपीटी कहाँ मिलेगी, पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल पे ऐसा था कि सारी चैट में हम जो भी चीजें डीपीपी वगैरह डाल देते तो वो आपको सॉर्टेड वे में नहीं मिल रही थी। उसके लिए भी हमने एक अलग चैनल बना लिया है, जिसमें आप तो सारा स्टडी मटेरियल जो रहेगा वो बिल्कुल सॉर्टेड वे में मिल जाएगा। वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। सारे गूगल फॉर्म्स वगैरह की, गूगल फॉर्म्स में क्या क्या है, गूगल फॉर्म्स में क्या क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर से, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स क्या है, मतलब आप मान सकते हो कुछ पर्टिकुलर डीपीपी वगैरह के तौर पे मान सकते हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड, सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड सारी वहाँ पे अपलोड है, उनको आप वहाँ से ट्राई करना। सॉल्यूशंस भी गिवन है, सॉल्यूशन चैप्टर के तो जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे गिवन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनको अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वो सब ट्राई कर लेना। बाकी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो। बाकी अभी के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।